नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू जस्ट हिंदी। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और वक्त तो चला है स्ट्रेट टॉक का। जी हां, स्ट्रेट टॉक में आज एक ऐसा विषय लेकर सामने हाजिर हुए हैं आपके, जिस पर बात हमने बहुत पहले भी की है, लेकिन इस बार अपडेट नया ये निकलकर सामने आया है, एक कंक्लूजन निकलकर सामने आया है और आज उसी पर हम आपके साथ करने वाले हैं स्ट्रेट टॉक। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से लगातार जो है भारत और चाइना के बीच में जिस तरीके का एलएसी पर डिस्प्यूट चल रहा है, तो तब से लेकर अभी तक बहुत से तमाम उतार चढ़ाव जो हैं हमने देखे हैं। अगर हम मिलिट्री चीफ्स की बात करें तो दोनों के बीच में कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि सहमति कई मुद्दों पर तो बनी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हमें वो जो काम होना चाहिए वो अभी तक होता दिखा नहीं है। तो ऐसे में हर बार सवाल यही उठाए गए कि सहमति जिन मुद्दों पर बनती है, आखिर वो ग्राउंड लेवल पर दिखती क्यों नहीं है? कारण क्या है? क्या भारत को कोई ऐसा कड़ा एक्शन लेना चाहिए जो आक्रामक हो और चीन को उसे सबक सिखाया जाए? क्योंकि चीन देखिए पाकिस्तान की ही तरह डबल स्टैंडर्ड वाली पॉलिसीज पर चलते हुए हर बार बदलता हुआ नजर आता है। तो अब अपडेट क्या निकलकर सामने आया है, क्योंकि देखिए 8वें दौर की वार्ता सबकी नजरें से पर टिकी हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये संकेत मिलने लगे थे कि इस बार मिलिट्री चीफ्स की दोनों ओर से जो बैठक हो रही है उसमें एक कंक्लूजन जरूर निकलेगा और आम सहमति से यथास्थिति को बरकरार रखने की जो बात है वो अब कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर देखेगी। तो हुआ कुछ ऐसा ही है। अब अपडेट निकलकर यह सामने आया है कि भारत और चीन के जो सैनिक हैं वो दिवाली से पहले हट जाएंगे। यथास्थिति को जो है वो अप्रैल मई वाली स्थिति में ही बदल दिया जाएगा। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि हथियार और टैंक समेत कर जो असेंबल्ड हथियार और टैंक थे उनको अब समेट कर जो चीनी सैनिक है वो पैंगोंग लेक से जो है अपनी स्थिति को बदल देंगे। तो ऐसे में बड़ी अपडेट यही निकलकर सामने है कि दिवाली से पहले अब यथास्थिति को बहाल करने की बात कही जा रही है। क्या वाकई ऐसा होगा? क्या एक बार फिर से चाइना पर विश्वास कर लिया जाना चाहिए? क्या भारत को अभी भी अलर्ट रहने की जरूरत है? आज स्ट्रेट टॉक इसी पर। आइए करते हैं शुरुआत। जी हां, पूर्वी लद्दाख में अप्रैल महीने से जारी भारत चीन के बीच सीमा विवाद जल्द ही अब समाप्त हो सकता है, क्योंकि दोनों देशों की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर से डिसएंगेजमेंट की सहमति जताई है और चीनी सेना वापस उसी इलाके में जाने के लिए तैयार हो चुकी है जहां पर वो अप्रैल महीने में थी। अब चुशू सेक्टर में 6 नवंबर को ही भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की वार्ता के दौरान डिसएंगेजमेंट प्लान पर डिस्कशन हुआ। ऐसे में दिवाली के त्योहार के बीच चीनी सेना पीछे हटने को तैयार हो गई है। आज इस टॉपिक पर कुछ अहम सवाल, आइए उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं जिस पर आप अपनी राय रखेंगे। आप अपनी बात हमारे साथ शेयर करेंगे कि आज के इस टॉपिक पर आपका क्या सोचना विचारना है। तो आज जो सवाल हम लेकर हाजिर हुए हैं उसमें ये कि आप देखिए, दिवाली पर मिलेंगे भारत चीन के दिल, क्या वाकई ऐसा आपको लगता है? सवाल ये भी कि हथियार और टैंक समेत पीछे हटेंगे पीएलए के सैनिक, क्योंकि सहमति तो कई बार भी हो चुकी है, लेकिन क्या इस बार वाकई ये फाइनल सहमति है? सीमा विवाद पर ताजा सहमति से क्या लगता है, रिश्तों में जो जमी बर्फ है उसके पिघलने के किसी तरीके के कोई संकेत नजर आते हैं आपको? सीमा विवाद पर है कई शर्तें, पर क्यों आखिर जमीनी स्तर पर हमें हल नजर ही नहीं आया अभी तक? सवाल यह भी कि पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद पर क्या कभी भी कोई पॉजिटिव कंक्लूजन निकलने की उम्मीद है? सवाल ये भी कि चीन से सहमति के बाद भी भारत को क्या अलर्ट रहने की जरूरत है, होशियार रहने की जरूरत है? डोकलाम की ही तरह क्यों नहीं हल हो सकता भारत चीन सीमा विवाद? पूर्वी लद्दाख का ये क्षेत्र जहां पर अप्रैल मई की स्थिति को जो है बहाल करने की बात लगातार कही जा रही है, इसी की कोशिश में लगा हुआ है भारत, क्योंकि देखिए डिप्लोमेटिक तरीके से भी भारत जो है हर बार यही कहता आया है कि एक डिप्लोमेटिक तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है और एक अच्छी डिस्कशन के तहत ही हमें कंक्लूजन निकालना है, इस पूरे मुद्दे का सॉर्ट आउट करना है।
लेकिन उसी राह पर चलते चलते अब समय इतना ज्यादा बीत चुका है कि एक वक्त में तो देखिए वॉर जैसी स्थिति आ गई थी, जब चाइना की ओर से स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट आई और उसके बाद कहा जा रहा है कि अब आक्रामक नीति अपनाने का जो है वो वक्त आ चुका है। भारत को अब उसी तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि अब तक उस सीरियसनेस से चाइना को जवाब नहीं दिया गया है। तो एक वक्त ऐसा भी आया, लेकिन उसके बावजूद भी आर्मी जो चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे, उन्होंने भी बार बार इसी बात पर जो है फोकस किया और दबाव डाला कि नहीं, बातचीत के जरिए से ही हल निकालने की हमें जरूरत है। तो देखिए पांचवी, छठी, सातवीं इनकी मिलिट्री चीफ्स की जो है तमाम बैठकें हुई, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी तरीके का कोई निष्कर्ष जो है वो नहीं निकला था, क्योंकि यथास्थिति जो है पेंगोंग लेक पूर्वी लद्दाख में, जहां पर ये पूरा का पूरा कहीं एक टिफ है, क्लैशेस हैं दोनों सेनाओं के बीच में, तो वहां पर ये जस की तस बनी रही। 8वें दौर की वार्ता हुई अभी 6 नवंबर को, और उसके बाद भी हमने लगातार हर दिन अपडेट जब देखा तो एक अप एंड डाउन की जो स्थिति है वो नजर आई। लेकिन अब जो ताजा अपडेट है उसमें यही कहा जा रहा है कि हाँ, अब आम सहमति बनती है और दिवाली से पहले अब सैनिक जो है वो धीरे धीरे जो है वो हटेंगे उस क्षेत्र से। हालांकि एक साइडेड नहीं, दोनों साइडेड से ही ये चीजें होंगी। अब इसको भी देखिए 3 चरणों में जो है वो बदला जाएगा, और उन 3 चरणों को बदलते हुए अगले साल यानी कि 2021 के मई तक यथास्थिति को पूर्ण तरीके से बदल दिया जाएगा। अब देखिए, कहने को तो ये अच्छी बात जरूर है, एक अच्छा साइन जरूर देते हैं कि अब जो स्थिति पहले जैसी थी वैसी स्थिति नहीं रहेगी, वॉर जैसी जो स्थिति है वो वैसी नहीं रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसी आम सहमतियां तो पहले भी बनी हैं। तो ऐसे में इस आम सहमति और पहले वाली आम सहमति में किस तरीके का डिफरेंस आपको नजर आता है? क्या आपको लगता है कि अभी भी पॉजिटिव संकेत मिलने के जो है संकेत मिलते हैं? क्या आम सहमति के बावजूद भी बजाय इसके कि देखिए 3 चरणों में जो है वो सैनिक हटेंगे और उसमें टाइम जरूर लगेगा, लेकिन क्या उसके इन बिटवीन भी भारत को क्या अलर्ट रहने की जरूरत है? अभी भी किस तरीके के कोर्स ऑफ एक्शन की जो है जरूरत है भारत को? तो इस पर आप अपनी राय जरूर रखिएगा। आज के इस विषय से जुड़े हुए ये जो तमाम सवाल हैं, ये सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे, और उन सवालों पर जरा आप भी एक नजर डालिएगा और टेलीविजन स्क्रीन पर ही दिया गया वो नंबर जिसको डायल कर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें हमारे साथ बात कर सकते हैं, अपना ओपिनियन जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो डू गिव अस कॉल और अपना जो ओपिनियन है हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस विषय पर आप कॉल कर अपनी जो राय है हमारे साथ जरूर साझा करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आप पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं। लेकिन देखिए, अब तो 8वें दौर की वार्ता है और कहा जा रहा है कि अब तो कंक्लूजन जरूर निकलेगा। तो इस पर आप क्या क्या सोचना विचारने, आप हमारी इन तमाम सवालों पर जो है अपनी राय एक हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। तो देखिए, पेंगोंग इलाके की हम लगातार बात करेंगे, क्योंकि यहीं से ये डिसएंगेजमेंट प्लान वार्ता के एक हफ्ते के अंदर शुरू होने की जो है वो बात कही गई है, एक उम्मीद जताई गई है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 3 स्टेप्स में पूरा होगा। अब ये होगा किस तरीके से वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये जो 3 स्टेप्स हैं, इसके तहत चीन टैंक बख्तरबंद वाहनों को सीमा से फ्रंटलाइन एरिया से दूर लेकर जाएगा, और अब चर्चाएं कहती हैं कि टैंक्स और बख्तरबंद वाहनों को 1 दिन के अंदर ही वापस ले जाना था। कोर कमांडर स्तर की ये जो 8वें दौर की वार्ता थी, ये 6 नवंबर को हुई, जिसमें विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव और ब्रिगेडियर घाई भी शामिल रहे। अब पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर होने वाले दूसरे स्टेप में दोनों सेनाओं को 3 दिन तक रोजाना अपने 30% सैनिकों को वापस बुलाना होगा, दोनों साइड की ओर से। भारतीय पक्ष धन सिंह थापा पोस्ट के करीब आएगा, जबकि चीन फिंगर 8 के पूर्वी दिशा की ओर वापस जाएगा। अब देखिए, तीसरे और आखिरी स्टेप में क्या होगा, दोनों सेनाएं इसमें क्या करेंगी। तीसरा और आखिरी स्टेप बेहद महत्वपूर्ण, दोनों देशों की सेनाओं को पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे और फ्रंट लाइन से वापस जाना होगा, और इसमें चुशुल के नजदीक की सीमा और रेजोंग ला इलाका भी शामिल है। बातचीत के दौरान दोनों देशों में यह भी तय हुआ है इस बार कि वो डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर पर नजर भी रखेंगे।
तो इसके तहत वो मीटिंग्स के अलावा अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि यूएवी का इस्तेमाल करेंगे। अब कहीं ना कहीं देखिए कि ये 3 चरणों में स्टेप्स तो उठाए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आज विश्लेषकों का ये मानना है कि भारतीय सेना को अभी भी इस पूरी आम सहमति के बावजूद भी अलर्ट रहने की जरूरत है और चीन के हर कदम को सावधानी से देखने की जरूरत है। तो आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी? कॉल कीजिएगा, अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। और आज बात कर रहे हैं भारत और चीन के बीच की 8वें दौर की वार्ता की, जिसके बाद आम सहमति बनी है कि अब दोनों ओर से जो सेना है वो हटाई जाएगी और ऐसा दिवाली से पहले होगा। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि दिवाली से पहले ही भारत और चीन के जो दिल हैं वो मिलेंगे? हालांकि आज जो इन तमाम तस्वीरों के बाद भारतीय सेना चीन के हर कदम को सावधानी से देखने की बात विश्लेषकों द्वारा भी कही जा रही है। आप जानते हैं कि इस साल जून में गलवान वैली में हुए हिंसक टकराव के बाद भारतीय पक्ष में चीन के साथ विश्वास में काफी कमी आई है और इसी टकराव में भारत के 20 जवान शहीद हो गए, जबकि चीन के भी कई सैनिकों की मौत हुई, जिस पर अभी भी कहीं ना कहीं कसमंजस की स्थिति जो है वो है। ये है कि वाकई कितने जो सैनिक है वहां के हताहत हुए थे, क्योंकि इसको लेकर चीन ने अभी तक किसी भी तरीके का कोई पुख्ता दावा ही नहीं किया। कुल मिलाकर ये एक पूरे टकराव के बाद से भारत और चीन लगातार एक दूसरे से बातचीत कर तो रहे हैं, लेकिन उसका जमीनी तौर पर जो है वो हल निकलता हुआ नजर नहीं आता है। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या कहना है उनका। नमस्कार सतीश चंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जास हिंदी में। नमस्कार गीत जी। मैं इतना कहूंगा कि अभी कुछ ही महीने पहले ढोकलाम में जो हुआ है ना, उसकी चोटें अभी भी हमारे घायल सैनिकों को याद है। जिनको टांके लगे, जिनको प्लास्टर लगे, वो अभी भी याद है लोगों को। और जिन्होंने शहादतें दी वो तो हमारे दिल में हमेशा रहेंगे, लेकिन इस वक्त जो वहां पे सैनिक मौजूद हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो सामने जिसको देख रहे हैं वो वही दुश्मन है। गीत जी, जिस वक्त चाउ एन लाई इनका प्राइम मिनिस्टर होता था, मैं जिंदा था, मैं होश में था। 50s की बात है। स्कूलों में लोहड़ी के प्रोग्राम होते थे, स्कूलों में जलसे होते थे। चाउ एन लाई के नाम पे उस वक्त हिंदी चीनी भाई भाई के नाम पे ये बड़े बड़े बच्चे हम लोग नारे लगाया करते थे। ये 60-65 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ जी। गीत जी, इतनी उस चीज का उस वक्त अंतरराष्ट्रीयकरण हुआ था कि भारत ने प्रेम का एक अंतरराष्ट्रीय प्रेम का एक उदाहरण बना दिया। लेकिन उस उदाहरण का देखिए चीन ने क्या जवाब दिया 1962 में। गीत जी, उन दिनों 1962 की लड़ाई सिर्फ इसलिए मुझे याद नहीं कि चीन ने धोखा दिया, बल्कि उस वक्त हालात इस तरह के थे कि चीन की तरफ से हमें कोई इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं थी 1962 में जो उन्होंने की। और वो भी चाउ एन लाई के इंडिया के विजिट के बाद। चाउ एन लाई इंडिया आए, पंडित नेहरू ने क्या, सारे देश ने उसका इतना सम्मान किया। लेकिन चीन एक ऐसा बेशर्म कौम है, इसके ऊपर कोई भरोसे करने लायक नहीं है। क्यों? आई हैव सीन द हिस्ट्री रिपीटिंग राइट इन माई ओन लाइफ बिफोर माई आईज। उस वक्त चाउ एन लाई आया था इंडिया, पंडित नेहरू उसके सामने वो लुढ़के, वो नाच गान बहुत कुछ किया दिल्ली में, हाँ जी। लेकिन उसका नतीजा देखिए, सन 62 में उसने हमारे साथ धोखा किया। गीत जी, वही बात अब हुई इसके अपने चाइना के प्रीमियर जो प्रेसिडेंट है उनके साथ। अब देखिए, कुछ ही महीने पहले इंडिया आए, इनको खूब झूले झुलाए गए, खूब चाय पिलाई, खूब सब कुछ किया। गीती, जाके 8 महीने के अंदर ढोकलाम कर दिया उन्होंने। This is the repetition of character of that country, the country who doesn't have character. आप उसको करेक्टर दिखा रहे हैं।
आप एक तरह से मतलब जब एक जानवर को आप एक इंसानियत पढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। गीत जी, दैट कंट्री डज नॉट हैव ए करेक्टर। उनकी बातों का, उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। क्योंकि फौजियों के हम नजदीक रहे हैं तो हमें फौजियों का पता है कि अभी तो चोट खाई, अभी तो भी पसलियां दुख रही हैं जी। ये भी ढोकलाम में जो हुआ हमारे साथ। लेकिन आज एक अंतर जरूर आया है। आज कुदरत ने ऐसी मार मारी है चीन को कि चीन आज बात समझने की कोशिश करने लगा है, समझा नहीं है। वो आपके साथ सुलह नहीं कर रहा। ये मैं बार बार कहता हूं जी, चीन वो कैरेक्टरलेस कंट्री है। इनकी पार्टी जो है, जो सेंट्रल कम्युनिस्ट पार्टी है, गीत जी, ये आपके साथ समझदारी या सुलह नहीं कर रहा। दे आर सिंपली परचेजिंग टाइम, दे आर सिंपली बाइंग टाइम टू गेट आउट ऑफ द मेस इन विच दे हैव कम। और वो मेस आया है इनके ऊपर कोविड की वजह से। गीत जी, 35 बिलियन डॉलर ए ईयर के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं, उनसे घट के आज 23 बिलियन डॉलर के इनके कॉन्ट्रैक्ट रह गए हैं। क्यों कि दुनिया के वो 70 देश जो इनको बिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट दिया करते थे, वो मुंह से तो नहीं बोले, लेकिन उन्होंने धीरे 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 अपने कॉन्ट्रैक्ट्स घटाने शुरू कर दिए। उन्होंने चीन से इस तरह बदला लिया है कि तुमने जो कोविड हमको दिया और उसके बाद धोखा किया, उसके बाद आंखें दिखानी शुरू कर दी चीन ने। अगर आप जब से कोविड का चक्कर चला है पिछले नवंबर, पिछले अक्टूबर से, पहले तो चीन पहले कोविड स्प्रेड किया, फिर झूठ बोला, और झूठ बोलने के बाद आंखें दिखाई फिर चीन ने सबको। हाँ जी, कि तो अपना गीची, दुनिया के देश जो हैं उन्होंने चुप रह के अपना बदला लिया है। अब भारत एक ऐसी सिचुएशन में था जिसमें सैनिक आंख से आंख डाल के सामने खड़े हैं, और उन सैनिकों के साथ इन्होंने वो किया जो 54 लाइनें चीन ने 1962 में हमारे साथ किया। हम कैसे विश्वास कर ले इस मुल्क के साथ। अब इन्होंने जो प्लान्स किए हैं, हाँ, एक दूसरा अंतर ये भी है गीत जी कि आगे हमारे सैनिक आंख से आंख करके सामने नहीं खड़े होते थे, आज वो खड़े हैं। दूसरा अंतर ये आया है कि बॉर्डर के ऊपर 9 मीटिंग्स हो चुकी है इस वक्त सोल्जर्स की, जो ऑफिसर्स हैं उनके और हमारे। ये एक वर्ल्ड हिस्ट्री में, मिलिट्री हिस्ट्री में, ये एक बड़ी यूनिक सिचुएशन है कि टू पावर्स वर एबल टू कन्फ्रंट ईच अदर। जी, हम उसको सिर्फ कन्फ्रंट कर रहे हैं, हम उसके ऊपर अपनी विक्ट्री क्लेम करके नहीं खड़े इस वक्त। मैं ये आपको बता रहा हूँ, हमारे सैनिक किस तरह इस असलियत को जानते हैं। हम तो अपना देश के अंदर रह के 4 राजनीतिज्ञों की बातें सुन के खुश हो जाते हैं, हमने ये कर लिया, वो कर लिया। गीती, जो सैनिक है हमारा, जो फौजी है, वो जो वहां पे खड़ा है, उसे पता है कि चीनी किसी वक्त भी फिर से उलट के हमें। बट सर, मुझे आपसे ये चीज पूछनी है कि सर देखिए, हर बार हम आम सहमतियों की बात करते हैं, हम हर बार इन तमाम शर्तों की बात करते हैं जब दोनों मिलिट्री इसके बीच में भी जब बातें होती हैं। हालांकि वो बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो बॉर्डर पर जो सैनिक वहां पर खड़ा है उसे पता है कि जमीनी हालात वाकई में क्या है। लेकिन सर, कभी ना कभी तो कोई एक जमीनी स्तर पर हल निकलने की जरूरत है, और वो कैसे निकलेगा ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी, हल निकलेगा। शुरुआत आपने कर दी है। ये जो आंख से आंख मिला के हम खड़े हुए हैं, ये ही शुरुआत है जी। लेकिन जितनी जल्दी ये हमें इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं ना चाइना, दिवाली के त्योहार का हमें वो लक्ष्य दिखा के, जी मैं इसके ऊपर अलर्ट रहना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल अपनी राइफल नीचे नहीं रखूंगा। मैं अपनी बिल्कुल तोप के गोले में, तोप के कैनन में से उसमें मैं बिल्कुल गोले नहीं हटाऊंगा। ये धोखेबाज मुल्क है। हमें अलर्ट उस वक्त तक रहना है जिस वक्त चीन अपनी पीठ नहीं दिखाएगा हमें, जिस वक्त ये इतनी दूर नहीं चला जाएगा बॉर्डर से कि मेरे जवान को ये इसकी गोली उसके पैर तक ना पहुंचे, उस वक्त तक मैं चीन पर इतबार नहीं करूंगा। इसलिए दिवाली का समय है, दिवाली का उपलक्ष्य
लक्ष्य है। दिवाली का बहाना लेके चीन अगर समझे कि मैं सोया हुआ हूँ, नहीं गीत जी, मैं भारत का जवान हूँ, मैं पुराना आदमी हूँ, मैं अच्छी तरह से इसको जानता हूँ, क्योंकि चीन पड़ोसी नहीं है गीत जी, चीन दुश्मन है। और हमारे आर्मी ट्रेनिंग में ये कहा जाता था, पहली चीज दुश्मन को कभी अपने से कमजोर मत समझो, दूसरी चीज दुश्मन के ऊपर जब भी वार करो हमेशा दुगनी स्ट्रेंथ से, दुगनी शक्ति से वार करो ताकि जीत तुम्हारी हो। और तीसरी आखिरी चीज हमें उस्ताद राम सिंह क्या कहते थे, वो कांगो वार के गीत जी, वो वीर चक्र होल्डर थे। वो उस्ताद राम सिंह हमें कहते थे, तत्काल ऐसे समय पे हमला करो जिस वक्त दुश्मन सोया हो, सोया क्या ख्वाब ले रहा हो। दुश्मन अगर कहता है कि भारत 4 बजे अटैक करेगा, नहीं, तुम रात को 1:30 बजे जाके अटैक करो वहां पे। तो गीत जी, मैं इस वक्त ये कहूंगा कि चीन के बॉर्डर पे हमें अपनी चौकसी, हमें अपनी जो तत्परता है बिल्कुल वो पूरी रखनी चाहिए। मीटिंग्स अपनी तरफ होती रहे, ये राजनीतिज्ञों की स्टेटमेंट्स अपनी जगह आती रहे, लेकिन हमारे अपने सैनिक जो हैं वो सेल्फ डिफेंस के लिए वहां उनको अलर्ट रहना चाहिए। जी जब गोली चलती है ना, वो सैनिक को लगती है, उस वक्त दिल्ली में किसी को नहीं दर्द होता। तो बात ये है कि इसका विथड्रॉल का शुरू हो चुका है प्लान, लेकिन ये दिवाली नहीं, आई एम गिविंग इट 3 months टाइम। गीत जी, चाइना इज सिंपली ट्राइंग टू लोअर आवर गार्ड्स डाउन कि सर्दी आ रही है, हिंदुस्तान को ये बातें कह के थोड़ा सा नरम कर दो, और फिर गीत जी ये छेड़ेंगे हमको जाके दिसंबर जनवरी में, ये फिर हमारे ऊपर अटैक करेंगे। ये बड़ी बेईमान कौम है, मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं करूंगा। तो ये पीछे हटने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन प्लान को ये लागू उस दिन करेंगे जिस दिन मैं इनकी पीठ देखूंगा। गीत जी, अंत पे मैं आज इतना जरूर कहूंगा, मैं आपको और आपके परिवार को, सबको दिवाली की तैयारियों की, दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे परिवार की तरफ से। परमात्मा आपको खूब खुशियां दे और उस देश में दिवाली आप हर रोज मनाओ, ये मेरी आपके और आपके परिवार के लिए दुआ है। और भारत में एक खास बच्ची जो अपनी नानी के साथ गुरुद्वारे जाती है, जो अपनी माँ के साथ मंदिर जाती है, वो बच्ची भी वो ये आज की दिवाली देखे और ये दिवालियां सारी जिंदगी उसके साथ चलती रहे। यही दुआ है मेरी आपके लिए, आपके परिवार के लिए और सबके लिए। थैंक यू सो मच सर। हमारे जय सिंधी की परिवार की ओर से भी आपको भी बहुत वार्म विशेस। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द विशेस। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। भारत माता की जय। बहुत इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने रखी हैं और ऐसे में एक विश्वास बहाली की बात जो लगातार मिलिट्री चीफ्स के बारे के बीच होती रही, भारत चीन के बीच में होती रही। हालांकि उस विश्वास को कितना आगे जो है वो रखा जा सकता है, इस पर आप क्या सोचते हैं कि वाकई दिवाली पर भारत चीन के क्या दिल मिले हैं? जल्दी से इस पर अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग स्ट्रेट टॉक और स्ट्रेट टॉक में आज हम बात कर रहे हैं भारत चीन के बीच के उस गतिरोध की। हालांकि मिलिट्री चीफ्स की 8वें दौर की वार्ता के बाद अब कहा जा रहा है कि दिवाली से पहले भारत चीन के दिल मिलने की संभावना है। क्या वाकई ऐसा है? इस पर आप अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये सवाल इसीलिए क्योंकि सिर्फ हाल ही का ये गतिरोध नहीं, बहुत पहले भी जिस तरीके से, इससे पहले जो हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए थे सतीश चंद्र जी, उन्होंने तमाम उन डिकेट्स की बात की जब जब इस तरीके का गतिरोध सामने आया है, तब से लेकर अभी तक एक विश्वास की जो कमी है वो बहुत ज्यादा अब बढ़ चुकी है। तो अभी हाल ही का ये जो टकराव रहा है, उस टकराव में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे और चीन के भी कई सैनिक हताहत हुए, और उसके बाद से ही भारत और चीन लगातार एक दूसरे से बातचीत तो कर रहे हैं। पीएम मोदी की सबसे विश्वसनीय टीम चीन के साथ बातचीत में ये लगी हुई है। ऐसे में एनएसए अजीत डोवल हो, सीडीएस जनरल बिपिन रावत हो, आर्मी चीफ जनरल मुकुंद नरवणे हो, एयर चीफ आरकेएस भदौरिया, उन्होंने कई अहम इसको लेकर कदम भी उठाए हैं।
आपको याद होगा रक्षा मंत्री का वो बयान जो बड़ा ही अहम था, और उस बयान में उन्होंने, इस गतिरोध के बाद उनका ये बयान आया था, और इसके बीचों बीच उन्होंने अपने बयान में कहा था कि सीमा विवाद को पैदा करने या उसे बढ़ावा देने में पाकिस्तान और चीन मिशन के तहत काम कर रहे हैं। अब चीन के साथ एलएसी पर पिछले 4-5 महीनों में भारत का जो तनाव है वो जग जाहिर है, और पूर्वी लद्दाख में जिस तरीके से चीन ने हिमाकत की और अपनी गलती मानने के बजाय भारत पर सीना चोरी का आरोप लगाया, वो आपत्तिजनक रहा है। मगर चीन के कैरेक्टर से जो देश वाकिफ है, उन्हें ये बखूबी पता है कि चीन अपनी इसी चाल से कई देशों को दुश्मन बना चुका है, और साथ ही कई देशों, खासकर पड़ोसी देशों से उसके रिश्ते बेहद तनाव भरे हैं और बड़े ही कंट्रोवर्शियल्स रहे हैं। तो भारत के साथ भी उसका ये रवैया दोस्ताना ना होकर काफी ज्यादा तनावपूर्ण है। दैट्स द रीजन कहा जा रहा है कि अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी तो सिर्फ प्रिलिमिनरी जो स्टेप्स होते हैं वो उठाए गए, इनिशिएटिव जो लिया गया है उसके तौर पर अभी तो सिर्फ पहला स्टेप उठाया गया, वो भी अभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। अभी तो पहले 3 चरणों में जो है ये पूरी यथास्थिति को बहाल किया जाएगा, बदला जाएगा, जो अप्रैल मई के महीने में थी, और उस स्थिति को बदलने के लिए 3 चरण जो हैं वो अपनाए जाएंगे, और इसी के बीच में दोनों देशों के बीच में आम सहमति हुई है, म्यूचुअल कॉन्सेंट हुआ है। अब पहले चरण जो होगा उसके अंडर क्या आता है कि जो तमाम टैंक्स हैं और जो तमाम हथियार हैं, असेंबल्ड हैं, उनको उठाया जाएगा। तो पैंगोंग लेक जो जहां पर ये विवादित क्षेत्र है, वन साइडेड नहीं, दोनों साइडेड ये सैनिक ऐसा करेंगे, और उसके बाद दूसरा चरण और उसके बाद तीसरा चरण। तो ऐसे में अगले साल 2021 के मई तक यथास्थिति को बदल दिया जाएगा, ऐसी सिर्फ अभी उम्मीद है। लेकिन हर बार ये सिर्फ उम्मीद ही क्यों वो विश्वास कभी नहीं आ पाएगा, और अब तक जितने दौर की वार्ता हुई उसके बाद किस तरीके का बदलाव नजर आता है दोनों देशों के बीच में, आप हमें जरूर बताइएगा। इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते समझते हैं। आज जिस तरीके से विश्लेषक ये कह रहे हैं कि सीमा विवाद पर ताजा सहमति के बावजूद भी रिश्तों में किसी भी तरीके की कोई नरमी नहीं आएगी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि यही होगा? तो ऐसे में क्या आने वाले टाइम में सकारात्मक नतीजे मिलने की क्या उम्मीद की जा सकती है? कॉल कीजिएगा एंड डू शेयर योर ओपिनियन विद अस। देखिए, भारत ने 2 साल पहले के डोकलाम विवाद को जिस समझदारी और कूटनीतिक तरीके से हल किया वो काबिले तारीफ रहा है, जिसकी बात आज भी होती है इस गतिरोध के बाद। स्वाभाविक तौर पर भारत ने पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से चीन की चाल का जवाब दिया, उससे चीन भी इस बात को आज अच्छे से समझ जरूर चुका है कि भारत अब पहले वाला मुल्क नहीं रहा है। अगर आज आप आंख दिखाएंगे तो भारत भी आपको आंख तरेरेगा। लिहाजा इसे घेरने के लिए पाकिस्तान को साथ लेना बड़ा आवश्यक है। इसी रणनीति के तहत देखिए, चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, एंड दैट्स द रीजन कि भारत सीमा पर अपनी मजबूत सिचुएशन को बनाए रखने की कवायद में आज भी लगा हुआ है। यही वजह है कि आक्रामकता नहीं दिखा रहा है, वो यही बार बार कहता है कि बातचीत के जरिए ही समस्या का हल निकाला जाए। दुर्गम इलाकों में कई सारे पुलों को निर्माण करना, सड़क निर्माण में तेजी लाना, रफाल की तैनाती के अलावा सैन्य कर्मियों के लिए वर्दी और अन्य सैनिक साजो सामान की अवेलेबिलिटी पर आज जोर दिया जा रहा है, क्योंकि विंटर सीजन के तहत जिस तरीके की स्थितियां वहां पर रहती हैं वो सिर्फ वहां का सैनिक ही जानता है। भारत आज अच्छे से जान गया है कि चीन के साथ बातचीत का लंबा खेल खेलकर या उसके प्रति नरम रुख अपनाने से उसी की स्थिति मजबूत होगी, और अब तक तो देखिए ऐसा ही हुआ है, तभी तो चीन अब तक कभी बदला नहीं है। सो अब चीन के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाने से ही उसे जमीन पर लाया जा सकता है। क्या इसकी शुरुआत हो चुकी है भारत द्वारा? अपनी इस पर राय जरूर रखिएगा, आप इस पर क्या सोचते हैं। देखिए, जहां तक ये बात है कि चीन के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाने से ही उसे जमीन पर लाया जा सकता है, हाँ, पाकिस्तान के साथ भी चीन की मिली भगत से साजिश रचने की बात को हल्के में कभी नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से भी भारत के लंबे समय से सीमा विवाद चल रहे हैं, और चीन की मंशा आज क्या है? मंशा उनकी ये है कि भारत को परेशान करने के लिए अगर पाकिस्तान की मदद भी मिल जाए तो इसमें गलत क्या है?
अगर उनकी मदद मिल भी जाए तो भारत को घुटनों पर तो लाया जा सकता है। अब देखना यह कि चीन और पाकिस्तान की करतूतों का भारत क्या इलाज निकालता है। क्या इलाज निकालने की शुरुआत हो चुकी है? अब तक जिस तरीके की पॉलिसी भारत की रही है, क्या वो पॉलिसी रही है? क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत ने अभी तक उस सीरियसनेस से वो कदम नहीं उठाए जिनकी अभी जरूरत है? एक वक्त था हाल ही के दौर में, हाल ही के गतिरोध के बाद, जब ऐसा लगा कि वॉर जैसी स्थिति बन रही है, जब दोनों ओर से लगातार स्टेटमेंट्स निकलकर सामने आई, चीन के भी विदेश मंत्रालय से लगातार वैसी खबरें निकलकर सामने आ रही थी और वॉर जैसी एक स्थिति जो है वो बन चुकी थी, क्योंकि दोनों ओर से सैनिक जो है वो लगातार आपस में भिड़ रहे थे। तो ये तमाम चीजें थीं जिसके बाद कहा जा रहा था कि अब आक्रामक नीति अपनाने की जरूरत है। लेकिन अभी तक भारत जिस कदम पर चल रहा है, क्या उसे बदलने की जरूरत है? उस पर अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार भास्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जॉस हिंदी में। धन्यवाद जी मेरी कॉल लेने के लिए। इसमें मैं थोड़े से जो लगता है कि ये क्या हुआ होगा या क्या होना चाहिए, वो उस पर मैं अपने विचार रख देता हूँ। उसमें कि जी देखिए, ये है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है इनका स्टेप्स में लेना है और नवंबर में होना है। अब देखिए, पहले भी इनकी 7-8 मीटिंग्स हुई हैं, कमांडर लेवल की भी हुई, दूसरे और तो हर लेवल की मीटिंग हुई, तो कुछ नहीं हुआ और अब आगे हो गया। ठीक है ना? तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे पहले कोई नया तो कोई वो हुआ नहीं, कुछ ऐसा कोई आदमी चला गया, ऐसा कोई हो गया और अब हो गया नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है जी कि ये हमें एक्चुअली जब ये हुआ था मई जून में, जब भी इन्होंने किया, तब भी हमें ये लगा था कि ये इसमें चीन ने पीछे नहीं हटना है। लेकिन तब भी हमने यही कहा था कि चीन के पास एक लिमिटेड टाइम है, वो इस पे लगातार नहीं बैठ सकता, बस एक लिमिट है उसकी। तब भी हमने कहा था 4-5 महीने पहले। उसका मतलब सिर्फ यही था कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि अब वहाँ कंडीशन ऐसी हो गई हैं कि अब वहाँ रह नहीं सकते, यू हैव टू गो बैक। अब फेस सेविंग के लिए कुछ तो चाहिए, तो आप क्या करोगे? या तो ये है कि आप भाई एज इट इज, भाई आप अपने टैंकों को छोड़ना चाहते हैं, नहीं, जो वो आपकी बात है, और लेकिन आपको तो पीछे जाना पड़ेगा। और जब आपको पीछे जाना पड़ेगा तो दूसरे तो अच्छी पोजीशन में है, तो इट मे नॉट हैपन लाइक दैट। फिर वो मतलब कि वो आगे आ जाएंगे, फिर तो भारत वाले तो कह ही रहे हैं कि ये तो हमारा एरिया। तो अब वो फिर क्या करें? तो उन्होंने कहा भाई ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो इन्होंने लेना ही लेना है भाई, जिसका है, और वो तो लेने में तुले हुए हैं, वो तो सिर्फ मौका देख रहे हैं और इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि चलो भैया यहाँ हमने 35 साल यार वेट कर ली, हम और 6 महीने वेट कर लेंगे, है क्या उसमें? तो मगर इसमें खुश हो ना, हो जाओ खुश। तो मुझे लगता है कि अब चाहे तो एग्रीमेंट करें तो ठीक है, हमने कर लिया तो एग्रीमेंट, वो कौन सा इतना कभी माना है कभी उन्होंने अपने एग्रीमेंट्स को? नो, उन्होंने कभी माना नहीं जी। तो ये सीधी सी बात है। इसमें हम कहें कि हम तो पक्के हैं, हम अपने वर्ड्स के पक्के हैं, नहीं, वो आगे बहुत बार हो गया वर्ड्स के पक्के, हमने दूसरों को देख लिया। और एक चीज और है इसमें गीत जी, कि हमें ये बात समझनी होगी कि अब जो गवर्नमेंट है, इन्होंने क्या स्टैंड लिया है। अब जो इतने मीटिंग्स हुई हैं, उन्होंने कहा कि ये तो हमारा एरिया, तुम आगे कैसे आ गए यार? वो कहते हैं जी ये तो हमारा एरिया है। अच्छा, ये तुम्हारा एरिया है, हम कह रहे हैं हमारा एरिया, तो यार फिर फैसला कैसे होगा? कौन आएगा बीच में? जब तुम भी कह रहे हो कि कोई हम दूसरे को, तीसरे को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर हम जाएंगे कहाँ? जी ठीक। तो फिर एक ही रास्ता था कि बुलाइए, मैप लाइए, और क्या रास्ता है? अब जब मैप की बात आई तो उनकी नानी मर गई, क्योंकि फिर तो वो कहना, उनको कहो 62 में हम तो इतने 1000 किलोमीटर आगे आ गए यार, ये तो फिर वो अब ना तो वो आगे क्या है, वो कैसे कहेंगे ये हमारा? ठीक है यार, तुम्हारा है तो हमें अपने मैप दिखा दो, तो चलो हम पीछे हट जाते हैं, क्या उसमें? हम कोई झगड़ा थोड़ी करना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारा है, अगर तो हम कहते हैं हमने आपस में फैसला करना है, कुछ तो हमें बीच में कुछ रखना होगा ना, नहीं तो कैसे करेंगे? अनलिमिटेड टाइम तक तो हम चलने वाले हैं नहीं।
जी तो सर, अब मैं जो आपके कॉल को मैं फिलहाल पढ़ेंगे। होल्ड पे डालूंगी बिकॉज मुझे यहाँ पे अभी फिलहाल ब्रेक लेना पड़ रहा है, तो ब्रेक अच्छा के अच्छा, बाद आपकी मैं बात सुनूंगी, ठीक है सर? ठीक है, जी, नो प्रॉब्लम, आई एम पुटिंग थैंक अ कॉल ऑन होल्ड। थोड़ा सा ब्रेक यू लेते जी। हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। ब्रेक में जाने से पहले कॉलर हमारे से जुड़े हुए थे, आइए उनसे जानते हैं उनका ओपिनियन। जी भास्कर जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर जल्दी से अपनी बात रखिएगा। हाँ, मुझे पता है अब आपका ये समय खत्म हो रहा है, होने वाला है जी। जी नहीं कोई बात नहीं, अब मैं ज्यादा एक्चुअली इम्पोर्टेंट तो मैंने आई हैव ट्राई टू कवर इट। तो उसमें अब मैं जो कह रहा था कि अब उसको चाइना को पता है कि चाहे तो मैं एग्रीमेंट करके चला जाऊं पीछे या वैसे चला जाऊं, ये भारतीयों की जमीन है, वो इसको छोड़ने वाले नहीं। हाँ अब ये है कि मैं जरा इज्जत से पीछे चला जाऊंगा, मेरी इज्जत रह जाएगी। देखो हमने वो बड़े रिस्पेक्टफुली ढंग से किया है, तो देखो मैं कितना अच्छा बन के जा रहा हूँ। तो फिर उसको तो पता है कि क्या होना है। इसमें तो कोई हमें मौका उसको देना ही नहीं चाहिए, बड़ी सीधी सी बात है। मैं इसमें कोई करना नहीं चाहता, मेरा जी विचार है, मैं किसी का नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मेरा विचार है। तो अब ये है कि अब उसको ये होगा कि पता उसको भी है कि अब वो पुरानी धांधलेबाजी, वो गवर्नमेंट तो है नहीं, ये जड़ा सरकार तो है नहीं, ये तो गला पकड़ने वाले लोग हैं। तो फिर ये होगा कि बाद में वो उसको कहेगा जी आपने मेरा एग्रीमेंट तोड़ा जी, आप आ गए। हाँ भैया आ गए। फिर अब मुझे जो लगता है कि वो सिर्फ चाइना एक फेस सेविंग कर रहा है, क्योंकि पहले से कह रहा था कि देखो भाई एक तरफा मत करना। तो वो क्या कह रहा था, वो यही कह रहा था भैया मुझे थोड़ा सा टाइम मैं टिका हूँ, मुझे वापस जाना पड़ेगा, एक तरफा मत करना। तो वो ये सब उसको भी पता था, हमें भी पता था। तो अब ये जो हुआ है वो बिल्कुल उसी लाइंस पर हुआ है। वो सिर्फ अपनी फेस सेविंग, देखो मैं बड़ी इज्जत से पीछे जा रहा हूँ, बड़े रिस्पेक्टफुल ढंग से, और आप भी अपने वो वादे पे पूरे रहना, देखो मैं भी रहूंगा, या ये है वो है, वो सिर्फ उसकी ड्रामेबाजी है जी और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और विश्वास करने वाला तो वो है ही नहीं, उसने ऑलरेडी डैमेज अस ए लॉट। तो उसको तो वो हमें तो उतना जो भी हमसे उसको जो भी हम हरजाना ले पाए, आई थिंक ये गोल्डन चांस होगा। और ये सरकार ऐसी है कि ये कर सकती है। बाद में पता नहीं क्या होगा, वो मुझे भी पता नहीं, लेकिन ये आए हैं, ये कुछ थोड़ा सा लोगों का भला कर दें, भारत का भला कर दें। मेरा सिर्फ इतना ही विचार है और यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति, आपने मेरे विचारों को सुना। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच सर फॉर कॉलिंग। तो देखिए, चीन पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ मानते हैं कि लद्दाख में मौजूदा गतिरोध आम पेट्रोलिंग खींचातानी का हिस्सा नहीं, बल्कि ये चीन की उस लड़ाई रणनीति का हिस्सा है जो डोकलाम के बाद उसने अपनाई थी। आप जानते होंगे, याद होगा आपको कि 73 दिन का डोकलाम गतिरोध हालिया वर्षों में सबसे गंभीर टकराव था, और उसके बाद अब लद्दाख में ऐसी स्थिति बनी हुई है जिस पर भी गतिरोध है। डोकलाम गतिरोध के बाद चीन की गतिविधियां उसके मंसूबों की साफ तस्वीर आज भी पेश करती हैं। दैट्स द रीजन कि विश्वास नहीं है। डोकलाम में भले ही गतिरोध समाप्त हो गया था, लेकिन चीन की ओर से सैन्य ढांचे का विस्तार करना बंद नहीं हुआ। कुछ मामलों में इनकी एलएसी से दूरी महज 20 किलोमीटर है, और ये ताजा ढांचा निर्माण इस मकसद के लिए किए गए कि चीनी सेना के मोबिलाइजेशन टाइम को कम किया जा सके। तलों वाली बड़ी इमारतों का आर्मी कैंपस की तरह इस्तेमाल, मॉडल गांव, सुरंगें, 4 लेन वाली सड़क पर सब कुछ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, चीन की सभी आक्रामक मुद्राओं का जिक्र उन रक्षा समीक्षाओं में है जो 2017 के डोकलाम टकराव के बाद की गई। पिछले वर्ष 2019 की बात करें, जब भारत द्वारा जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद लद्दाख सीधे तौर पर केंद्र सरकार के नियंत्रण वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। चूंकि चीन ने अक्साई चीन के ऊपर कब्जा कर रखा है और ये भूभाग भौगोलिक रूप से लद्दाख का एक हिस्सा है, और चीन की अति महत्वाकांक्षी परियोजना यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसी रास्ते से गुजरती है। हालांकि इस नए ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर से परस्पर देशों के मध्य नियंत्रण रेखा कहीं से भी आहत नहीं होती, लेकिन चीन की विस्तारवादी रवैये को एक गहरा झटका जरूर कहा जा सकता है।
भारत सरकार के इस कदम से चीन के मकसद में नई बाधा खड़ी हुई है और इसीलिए चीन ने इस क्षेत्र के नए सेपरेशन पर गहरी आपत्ति जताई थी और आपत्ति जताई है। यह प्रयास चीन द्वारा भारत की सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिक्रमण और सीमा सुरक्षा के नजरिए से एक अत्यंत सूझबूझ भरा महत्वपूर्ण कदम है। भारत द्वारा किया गया यह प्रयास चीन को रास नहीं आया है अब तक। चीनी रणनीति भारत की बढ़ती रणनीतिक और सामरिक ताकत को अवरुद्ध कर सीमित करने की योजना है और चीन की रणनीतिक तैयारी किसी युद्ध की मंशा से नहीं बल्कि सीमा पर तनाव बढ़ाकर दमखम दिखाने की चाल है। और आज म्यूचुअल कॉन्सेप्ट के तहत ये जो सहमतियां बनी हैं, 3 चरणों का उल्लेख किया गया है, ये भी उसी का एक पार्ट है। आप जानते हैं कि चीन दक्षिण सागर में भी ऐसी रणनीति अपनाता रहा है। भारत चीन सीमा विवाद, चीन एक तरीके से सांकेतिक तौर पर भारत को सीमा विवाद के जरिए धमकाने की कोशिश करता आ रहा है, लेकिन चीन को यहां वांछित फल मिलने के कोई आसार नहीं दिखते, क्योंकि चीन की मंशा को भांपते हुए भारत पहले से ही समयोचित, संयमित, रणनीतिक और सामरिक कदम उठाने की तैयारी किए हुए है। अब सवाल यह कि ये जो विवाद है आखिर सुलझेगा कैसे, जो अब तक जमीनी हालातों पर कहीं पर भी सुधरने की इसकी जो है एक झलक तक नहीं मिलती है। दोनों देशों के बीच देखिए विदेश मंत्रालय के लेवल पर सैद्धांतिक तौर पर तालमेल बैठाने और समझ को डेवलप करने की आज जरूरत है। हालांकि इसी दिशा में भारत जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। दैट्स द रीजन कि आक्रामक नीति कहते हुए भी उसने उस तरीके की आक्रामक नीति अभी तक अपनाई नहीं। हर बार यही कहता रहा कि बातचीत करें, बातचीत करें। दोनों देशों का अब तक ये कहना रहा है कि वो सीमा पर शांति चाहते हैं। ये एक अच्छा संकेत है और इसके अलावा सेना के अधिकारियों के लेवल पर भी लगातार बातचीत होती आ रही है। अब जानकार मानते हैं इस पर कि चीन के बयान से ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए आज भी कि सीमा को लेकर स्थिति तनावपूर्ण रही है। दोनों देशों के बीच शांति की कोशिशें भी हुई हैं, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी सामान्य हो जाएगा ये सोचना सही नहीं है और ये सोच भारत को भी नहीं रखनी है। सीमा विवाद को डिप्लोमेटिक लेवल पर सुलझाने की कोशिशों में काफी समय आगे भी लग सकता है। भले ही इस समय पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर इन चीफ शी जिनपिंग 1959 में माओ जेडोंग के शासन के दौरान पीएम रहे चाओ एन लाई, जिनका जिक्र सतीश चंद्र जी ने भी किया, उनकी ओर से खींचे गए ग्रीन लाइन के आधार पर अपना क्षेत्र विस्तार करना रहा है। लेकिन भारत के साथ सीमा विवाद को हल करने के मुद्दे पर चीन का रुख बदलता रहा है और हर शासक ने अपनी सुविधाओं के मुताबिक ही अलग अलग बातें कही हैं और अलग अलग इलाकों पर दावा ठोका है। और इस बार भी देखिए दोनों देशों के बीच में 8वें दौर की ये मिलिट्री चीफ की वार्ता म्यूचुअल कॉन्सेप्ट हुआ है। 3 चरणों के तहत अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उसके बावजूद भी क्या ये शांति रहेगी, क्या कहीं चीन बदलेगा तो नहीं, ये तमाम अहम सवाल जो अभी भी सुलग रहे हैं और इनका जवाब आने वाले कुछ महीनों में मिलेगा, आने वाले टाइम पे मिलेगा, जिसका दावा अभी से किया जा रहा है कि अगले साल 2021 यानी कि अप्रैल मई में फिर से यथास्थिति को एज इट इज कर दिया जाएगा जैसे वो अप्रैल मई के महीने में थी। फिलहाल इसी नोट के साथ इजाजत लेना चाहेंगे आज के स्ट्रेट टॉक में। फिलहाल इतना ही। जसंधि के बाकी प्रोग्राम्स के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। नमस्कार।